नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं लेकर आई हूँ आत्मा का इंतकाम अनोखी दुल्हन का पार्ट 11। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की आत्मा का इंतकाम अनोखी दुल्हन का पार्ट 11। ज़्यादा चालाकी और मक्कारी इंसान को नीचे गिराती है। यद्यपि गूफर को अपने गैरेज के कारीगरों के द्वारा काफ़ी इनकम होती थी। उसके बाद उसके 2 नंबर के धंधे में भी उसके अपराध जगत के सहयोगी पूरा सहयोग करते थे, तभी उसका धंधा फल फूल रहा था। लेकिन कहा जाता है ना कि जो जिस परिवेश में पैदा होता है और जो चीज़ें अपने वंशानुगत प्रभाव में पाता है उन्हें नहीं छोड़ पाता। बेहद गरीब परिवार में पैदा हुआ गूफर ने भुखमरी में आंखें खोली थीं। पल पल संघर्ष करते हुए अपने अब्बा और गरीबी में तिल तिल जलती हुई अपनी अम्मी को देखा था। क्या क्या नहीं किया था उसने। होश संभालते ही कूड़ा बीनने से लेकर मजदूरी तक कोई काम नहीं छोड़े थे। उन्हीं दिनों उसकी मुलाकात एक अपराधी से हुई थी। अपराध के सारे गुर सीखते सीखते वह एक शातिर अपराधी बन गया। छोटी मोटी वारदातों से आगे बढ़कर वह अब बड़े बड़े हाथ मारने लगा। दिखावे के लिए गैरेज खोल दिया था। अब उसकी लाखों करोड़ों की इनकम बेशक थी, लेकिन एक ही आदत नहीं गई थी और इसी आदत ने आज उसका सुराग दे दिया था। वह आदत थी कि अपने कारीगरों का वह शोषण करता था, उन्हें धमकाकर रखता था। लेकिन आपराधिक मनोवृत्ति की बारीकी से समझाने वाले इंस्पेक्टर मुखर्जी ने जब अकेले में आकर उन लोगों से बात की तो उसे सुराग मिले। लेकिन सबकी आंखों में डर था, जिन्हें मुखर्जी ने दिलासा देकर दूर कर दिया था कि तुम्हारी पहचान कभी उजागर नहीं होगी। दयाल का जो ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई थी उसके बारे में दयाल को तो नहीं बताया, लेकिन उसको भी तसल्ली दी कि तुम्हारा नाम कभी नहीं आएगा और भूले भटके से आ भी गया तो तुमको पूरी रक्षा दी जाएगी। मुखर्जी ने सोचा कि लड़कियों के मोबाइल अपराधियों ने छीन लिए होंगे और कहीं ले जाकर नष्ट किया होगा, तो जहां के लोकेशन ट्रेस होगी तो वह बेकार होगा, क्योंकि जब उनका यह जानबूझकर किया गया काम है तो उलझने वाली बात होगी। उन्होंने मनचाही जगह पर ले जाकर लास्ट लोकेशन रखी होगी और वह मोबाइल नष्ट किए होंगे। लेकिन अब जो नए नंबर इन चारों को मिले थे वह ट्रेसिंग पर लगा दिए गए। यह तो नहले पर दहला था। उनको सपने में भी आभास नहीं था कि इतनी फुर्ती से जांच आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि इससे पहले अभी तक गूफर पर किसी ने इस तरह से सीधे हाथ नहीं डाला था। नजराने के रूप में यहाँ से मोटी रकम पहुँच जाया करती थी और उससे पूछताछ भी कभी नहीं होती थी। डायरेक्टर केस में पकड़े जाने पर जेल में आता जाता रहता था। जैसे पहुंचता था वैसे ही छूट जाता था। लोकेशन मिल रही थी। इंस्पेक्टर मुखर्जी ने आखिर रिपोर्ट तैयार की और उन अपराधियों को पकड़ने के लिए टीम बनाई। उसके साथ ड्राइवर को छोड़कर 5 सिपाही और स्वयं वह मिलकर 6 लोग हो गए जिनसे निपटने जा रहे थे। 4 लोग तो वह पहले से ही थे। उसके बाद उनके सहयोगियों का पता ही नहीं था और जिनसे उनकी डील हो रही थी वह कितने लोग आएंगे यह भी पता नहीं था। इन चीज़ों के मझधार में रखते हुए अतिरिक्त फोर्स का भी इंतजाम किया, क्योंकि लड़कियों को सही सलामत छुड़ाना था। इंस्पेक्टर मुखर्जी की एसपी प्रतीक वाडंबर मदद कर रहा था। इससे मुखर्जी ने पक्का आश्वासन पा लिया था कि बाद में राजनीतिक दबाव के कारण केस दबाया नहीं जाएगा। तभी उसने उन लड़कियों को छुड़ाने के लिए शेर के मुंह में हाथ डालने का फैसला कर लिया था। शेर के मुंह में इसलिए क्योंकि वह इन चारों लड़कों और गूफर तक ही सीमित नहीं था। वह बहुत बड़े गिरोह था और यह भी पता नहीं था कि इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं और कहां तक जाकर पहुंचेंगी। कौन जाने कौन किसका करता धरता निकलेगा और वह छोटे से लेकर कितना बड़ा आदमी हो सकता है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। इंदिरा गांधी म्यूजिकल फाउंडेशन पार्क का लोकेशन मिल रही थी। वहीं चुपचाप इंस्पेक्टर मुखर्जी की टीम ने घेराबंदी की। फ़ोन से दूसरी टीम से संपर्क बनाए रखा। टीम से बात करके उसका भी यथास्थान लगाया। सबने सुरक्षित जगह में बैठकर अपनी अपनी पोजीशन ले ली थी। लोकेशन ट्रेस करते करते हैं
बाबा का भेष बनाए सिपाही धनंजय ने उन चारों को ढूंढ लिया था। वह एकांत जगह पर इस प्रकार से बैठे थे कि कोई भी उन्हें नहीं देख सकता था। वह भी चारों ओर एक दूसरे से इतनी दूर दूर बिखर कर बैठे थे कि कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि यह सब साथ साथ हैं। अलख निरंजन भव भव भंजन। धनंजय ने जोर जोर से जयकारा लगाया। पलटू फ्लैट कैप और चश्मा लगाए नजर नीचे किए बेंच पर बैठा नोवेल पढ़ने का नाटक कर रहा था। अचानक इतनी जोर का जयकारा सुनकर चौंक पड़ा। बैठे धनंजय उनके करीब से होकर निकल गया था। आसपास बिखरे सुरेंद्र, सुरजीत और करण को भी फोटो के आधार पर पहचान लिया था कि यही क्रिमिनल्स हैं और उसने जाकर ई मुखर्जी को बताया कि उसी के अनुसार उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए उन्होंने भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचकर पोजीशन ले ली थी। अब इंतजार हो रहा था बॉस का, क्योंकि बार बार फ़ोन मिलाने पर भी गूफर का फ़ोन नहीं मिल रहा था। ऐसे समय में एक ऑप्शन होता है और वह होता है बॉस। बॉस का नंबर ऐसे ही इमरजेंसी के लिए ही सबको दिया जाता है, लेकिन बात करने के लिए अलाउ नहीं होता। एक तो जिससे कांटेक्ट किया जाए उसी से सब लेन देन का सौदा किया जाए, लेकिन जब किसी कारणवश जब वह नंबर नहीं मिलता है तब तब जो ऊपर का बॉस होगा उसका कांटेक्ट होगा। इन चारों के पास गूफर से ऊपर बॉस का नंबर ही सेव था। आज यह चारों लोग गूफर के नंबर मिलाते मिलाते थक चुके थे, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था, एक बार भी नहीं उठा था। अब उन चारों को क्या मालूम था कि गूफर इस समय हवालात में है और उसका फ़ोन भी आराम कर रहा है, यानी स्विच ऑफ है। इन लोगों को सपने में ही ख्याल नहीं था कि हम घिर चुके हैं। उन्हें बहुत ही हल्का फुल्का मामला लग रहा था और उन्हें लगता था कि गूफर आएगा, उन्हें पैसे दे देगा, वह लोग पैसे लेकर चले जाएंगे और एक लोग जाकर उन लड़कियों को बरामद कर लेगा। लेकिन यह सब कुछ सोचने में ही था, हकीकत तो कुछ और ही थी। इस अपहरण की कहानी की शुरुआत गूफर से हुई। गूफर ने ही इस कहानी की पटकथा लिखी थी। उसने वैशाली के आते जाते देखा। पहली बार में ही वह उसे देखकर हैरान रह गया था। क्या कोई लड़की इतनी भलाकी खूबसूरत हो सकती है? गूफर ने करण को वैशाली के पीछे लगाया था। उसे वैशाली से अपार संभावना नजर आई थी और वह उसको रुपए की चलती फिरती दुकान लगी थी। उसने सोचा था कि उसने करण से सौदा किया था कि वह लड़की को यहाँ लाकर उसे देगा। इसके बदले में करण को परमानेंट नौकरी में और इस छोटे से काम के लिए 10-20 हज़ार रुपये पर्याप्त थे। लेकिन करण से बनते बनते काम बिगड़ गया था और लड़की बिदक गई थी। अब वो करण के हाथ ही नहीं धरने देती थी, पास नहीं फटकती थी। तो योजना में थोड़ा फेरबदल हो गया। पहले जहां उसकी राजी खुशी आप लाने की बात थी, वह खुद चलकर आती। अब उसकी जबरदस्ती उठाकर लाना था। तब उसने इस योजना में अपने 4 साथियों को शामिल किया। उसकी उम्मीद के खिलाफ जाकर करण ने उसे 2 लाख रुपयों की डिमांड की थी और उस करण के इस कदम से गूफर बुरी तरह से चिढ़ गया था। जब वह उसकी इच्छा के खिलाफ जाकर पैसों के डिमांड करने लगा, मुंह फाड़ने लगा था और उसके बाद तो हद ही हो गई। जब लड़कियों को गूफर को न सौंपकर दूसरी जगह छिपाया, जब गूफर के पास करण का फ़ोन आया तो उसने कहा एक और भी लड़की मिल गई है जो वैशाली से भी सुंदर है। यह बात सुनकर गूफर बिल्लियों को उछालने लगा। कहा एक लड़की के पीछे कितना समय बर्बाद किया और कहीं दूसरी भी आकर टपक पड़ी। एकदम से बैठे बिठाए उसे डबल मुनाफा मिलने वाला था। भगवान भी मेहरबान था। लेकिन जब पलटू ने उसे डिमांड बताई तो एक बार तो गूफर हैरान रह गया कि अब छोटे छोटे मेंढक भी इतना ज़्यादा फुदक रहे हैं। तो पहले से ही नाराज गूफर के तन बदन में आग लग गई। उसका खून खोलने लगा कि जरा जरा से छोकरे भी यह हिमाकत इतने बड़े बड़े काम करने लग गए, अब अपना मुंह फाड़ने लग गए। गूफर ने सोचा कि जब लड़कियों को लेने जाएगा तब उन्हें रुपए देगा ही नहीं, लेकिन इस बार छोकरों ने इतनी चालाकी की कि उनको बताया ही नहीं कि उसको कहाँ छुपाया है और रुपए लेने के लिए संपर्क किसी दूसरी जगह कर रहे हैं कि पहले रुपए लेकर चले जाएंगे और फिर एक आदमी जाकर उन लड़कियों को बरामद करवाएगा। लेकिन जानते नहीं बच्चों कि यह गूफर पठान का दिमाग है। गूफर पठान का
आगे आगे देखो क्या होता है। ऐसा मजा चखाऊंगा और ऐसा जाल बिछा दूंगा कि तुम्हें परखट्टे पंछी की तरह फड़फड़ाते रह जाओगे, कुछ नहीं कर सकोगे। कैद चिड़ियाओं की तरह बेबस होकर ताकोगे, आज़ाद नहीं हो पाओगे। और तुम्हारी यह हालत देखकर दूसरे बंदे भी सबक सीखेंगे। तुम्हें देखकर दूसरा कोई बगावत करने की नहीं सोच सकेगा। गूफर ने बड़ा खतरनाक जाल बिछाया था, जिसकी हवा किसी को भी नहीं लगी थी। उसकी खतरनाक प्लानिंग थी कि जैसे ही 6 लाख लेकर 3 साथी जाएंगे, गुप्त रूप से उनके पीछे गूफर के आदमी लग जाएंगे। सुनसान जगह में मौका देखकर रुपए छीन लेंगे और उसको मारेंगे। और जो एक बंदा लड़कियों की बरामद करवाने जाएगा, उसके पीछे दूसरी टीम जाएगी। लड़कियों को अपने कब्जे में करने के बाद गूफर उसे बंदे को मार देगा। वहाँ उन तीनों के पीछे लगे हुए आदमी उनसे रुपए छीनकर उनको मार देंगे। हर लगे ना फिटकरी रंग चोखा, यह उनकी गद्दारी की सजा होगी, जिसको देखकर और दूसरे बंदे भी बगावत करने के सपने में भी नहीं सोचेंगे। ऐसा तो उसका क्राइम वर्ड चल चुका। बात बिल्कुल पैसों की भी नहीं थी, लेकिन यहाँ तो बात चालाकी पर आ गई थी और दूसरे बगावत की बू आ रही थी। जुर्म की दुनिया आतंक पर ही चलती है। जहाँ पर जरा सी भी सेंध दिखाई दी, समझो वहीं से कमजोर आने लगती है। इसीलिए चारों छोकरे अब गूफर के लिए बेकार थे और उसके लिए कभी भी खतरा बन सकते थे। ऐसे शख्स जरायाम की दुनिया में कीड़े मकोड़े से अधिक नहीं होते। यह बिसात बिछी हुई थी, जहाँ शिकारी खुद शिकार होने वाला था। लेकिन तभी यह कमबख्त इंस्पेक्टर मुखर्जी आ टपका। यह ईमानदार की जड़ से बना घूमता है। पहले भी इसे पैसों का ऑफर दिया जा चुका है, लेकिन नहीं, यह रुपये नहीं, यह तो गोलियां खाएगा और ऊपर की सैर करेगा। आज तो इसने वन के छत्ते में हाथ डाल दिया है, सीधे आकर अरेस्ट ही कर लिया। हवालात के गूफर पठान पिंजरे में बंद शेर की तरह चक्कर काट रहा था। अच्छी खासी पकी पकाई खीर खाते समय फैला दी इस कमबख्त मुखर्जी ने। गूफर ने चुपके से बॉस को कॉल कर दी। कोड में मैसेज छोड़ दिया था कि आज की डील जो मैं करने वाला था वह आपको ही करनी पड़ेगी। आप उन लड़कों से संपर्क कर लीजिएगा। उसके बाद गूफर निश्चित हो गया था कि अब बॉस खुद ही संभाल लेंगे, और बॉस ने मामला संभाल भी लिया था। वह लड़कों को रुपए देने के लिए निकल पड़े। पार्क में सादे कपड़ों में सब अपनी अपनी पोजीशन संभालकर इस प्रकार से बैठे थे कि बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को आभास नहीं हो सकता था कि यहाँ कुछ असामान्य है। थोड़ी ही देर में एक कार आकर रुकी। सब लोग चौकन्ने हो गए। वे दम साध कर बैठे आगे आने वाले पलों की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब उनकी आंखें चमक उठी। कार से उतरकर 4-5 आदमी इस प्रकार से पार्क में चल दिए जैसे घूमने के लिए आए हों। एक आदमी की पीठ पर बैग था। वह सभी सीधे निश्चित एक दिशा की तरफ चल दिए। वह उसी जगह पर पहुंचे जहां धनंजय ने पलटू को बैठे हुए देखा था। जैसे ही वह आदमी जिसकी पीठ पर बैग लदा था वहां पहुंचा, वैसे ही चारों तरफ बिखरे हुए सुरजीत, सुरेंद्र और करण भी आकर इकट्ठे हो गए। उस आदमी ने बैग को कंधे पर से उतारकर चैन खोलकर अंदर दिखाया। देखकर पलटू की आंखें खुशी में चमक उठी। पलटू ने देखा और गड्डियों को हिला डाला और अच्छी तरह से देखकर पर स्वीकृति से सिर हिलाया। उसके बाद बैग उसने सुरजीत, सुरेंद्र और करण के हवाले कर दिया। पलटू ने उन आदमियों से कहा, अभी हम 10 मिनट तक यहाँ बैठे हैं, इन लोगों की जाने दो। उस आदमी ने हमें सिर हिलाया। वे तीनों चले गए। करण समय देखने लगा। अब उन लोगों को क्या पता था कि पार्क से निकलकर जैसे ही वे तीनों आज भर के लिए किराए पर ली गई कार में बैठे, उनके पहले से खड़ी गाड़ी चल दी। उनके इरादों को भांपकर इंस्पेक्टर मुखर्जी ने दूसरी टीम वाले लोगों को फ़ोन करके यह बात बताई। बड़ी फुर्ती से उनमें से लोग भागे। 4 लोग भाग गए, उन लोगों के पीछे लगा दी। बाद में आगे गुंडों की मंशा अब इनकी समझ में आ चुकी थी। वह तीनों लड़कों को मारना चाहते थे और उनसे रुपए छीन लेना चाहते थे। बस अब वे किसी मौके की तलाश में थे। वे तीनों लड़के अपनी गाड़ी में थे और गुंडों की गाड़ी उनके पीछे थी। तभी सिग्नल रेड हो गया और गाड़ी रुक गई। उनके बराबर में ही गुंडों वाली गाड़ी रुकी। ठीक पीछे पुलिस की गाड़ी आ गई थी। कांस्टेबल वरुण निशानेबाजी का पक्का था। उसने देखा, पिस्तौल की नाल खिड़की से झांकी और
लड़कों की साइड की ओर सीधी हुई कि वरुण की गन से गोली निकली और सीधे उसके हाथ पर जाकर टकराई। गन सड़क पर गिरी। अचानक ही गोली चलने की आवाज़ से भीड़ तितर-बितर हो गई। लोग इधर-उधर भाग खड़े हुए थे। अपनी गाड़ी को रोककर कांस्टेबल कैलाश निकला। दूसरा दरवाज़ा खोलकर कांस्टेबल धीरेन्द्र सिंह जी ने, सब धीरेन्द्र कहते थे, और कांस्टेबल कैलाश ने जाकर उस गाड़ी को दोनों खिड़कियों को कवर करवा दिया और उसे बैठे दोनों लोगों को कनपट्टी पर गन तान दी। दरवाज़ा खोलकर उन्हें निकाला। अचानक से हुए हमले से वे यह समझ भी नहीं पाए कि क्या हुआ। उन्हें तो जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे कोई लगा भी हो सकता है, इसलिए वह असावधान थे और बड़ी आसानी से उन लोगों के कब्जे में आ गए। हर लगे तो फिटकरी, रंग चोखा, गन तान कर उन आदमियों को कवर करके गाड़ी तक लाए। गन के साय में ही लाकर उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया। इधर संजय नायक धीरेन्द्र ने लड़कों वाली गाड़ी को कवर किया। उसे सुरजीत कर और सुरेंद्र पुलिस वालों के कब्जे में थे। वही हाल उनके साथ भी हुआ था। एक साथ इतनी बड़ी सफलता मिलने से भी पुलिस वाले बहुत खुश थे। जरा सा भी खून खराबा नहीं हुआ और मामला सब कंट्रोल में आ गया और सब सारा माजरा उन तीनों की समझ में आया तो उन्होंने चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले वे लोग मारे जाने वाले थे। अगर समय पर पुलिस नहीं आई होती तो उनकी लाशें पड़ी हुई होती और उन्हें अंदाज़ा भी नहीं हो पाता कि यह किसने किया है। उन्हें विश्वास करना भी मुश्किल हो रहा था कि गौफर पठान ने उनकी हत्या की साजिश रची और उसको मारने के लिए गुंडे भी भेज दिए थे। डर से उनके चेहरे सफ़ेद पड़े हुए थे। इंस्पेक्टर मुखर्जी ने इन रंग-रुंगटों को तो यहाँ तक सफलता मिल गई थी और उधर पार्क में योजना के अनुसार पलटू उन लोगों को लेकर उस नवनिर्मित बिल्डिंग पर पहुंचा जहां वैशाली और मीनू कैद थी। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अब कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए कहानी में बने रहें। धन्यवाद।